बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम हिंदी उपन्यास के अंतर्गत तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर युग के सभी उपन्यास एवं उपन्यासकारों को हम याद करने वाले हैं। पिछली क्लास में जो है हमने पढ़ लिया था प्रेमचंद पूर्व युग के सभी उपन्यास एवं प्रेमचंद युग के सभी उपन्यास। ठीक है, उससे संबंधित जो है मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर जरूर सॉल्व किया होगा। तो उसी विश्वास के साथ आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा, इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। कुछ ट्रिक बताऊँगी उपन्यास को याद करने के लिए, उनको आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले बात करेंगे जैनेन्द्र कुमार के बारे में। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। यहाँ पे आप लोग दो नाम याद रखिएगा, जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद जोशी का। ठीक है, इलाचंद जोशी भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है, लेकिन सबसे पहले अगर बात आती है दोनों में तो सबसे पहले हम जैनेन्द्र कुमार को जानेंगे। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार जो है इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग, किसके अनुसार इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है, तो डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार। ठीक है, अब वैसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक कौन माने जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा जैनेन्द्र कुमार को। ठीक है ना, अब बढ़ेंगे आगे। अब हम देखेंगे जैनेन्द्र कुमार के सभी उपन्यास। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगी, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनान स्वामी और दर्शाक। इसको हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैनेन्द्र ने सुनीता को परख कर त्यागपत्र दे दिया। ठीक है ना, जैनेन्द्र ने सुनीता को परख कर त्यागपत्र दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो कल्याणी के साथ सुखदा जीवन व्यतीत कर रही थी। जीवन को आप लोग सिर्फ जोड़ेंगे, इसमें जीवन इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सुखदा जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके दो पुत्र थे, सुनीता के जो है दो पुत्र थे, याद रखेंगे, जयवर्धन और मुक्तिबोध। वो जो है निरंतर अनाम स्वामी के दर्शाक में रहते थे। यहाँ पे दर्शाक होगा। ठीक है ना, वो जो है निरंतर अनाम स्वामी के दर्शाक में रहते थे। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। जैनेन्द्र ने सुनीता को परख कर सुनीता को त्यागपत्र दे दिया क्योंकि वह कल्याणी के साथ सुखदा जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके दो पुत्र थे, किसके? सुनीता के, जयवर्धन और मुक्तिबोध, जो अनंतर अनाम स्वामी के दर्शाक में रहते थे। ठीक है ना, अब यहाँ पे प्रकाशन वर्ष आप लोग देखेंगे। प्रकाशन वर्ष है सुनीता परख का है 29, सुनीता का 34, त्यागपत्र 37, कल्याणी 39, सुखदा 52, विवर्त 53, व्यतीत 53, जयवर्धन 56 में है और मुक्तिबोध जो है 65 में है, अनंतर जो है 68 में है, अनान स्वामी जो है 74 में है, दर्शाक जो है 1985 में। ठीक है, 1900 आप लोग ध्यान रखिएगा। विषय वस्तु को हम देखेंगे तो परख का विषय जो है प्रेमचंद का आदर्शीकरण है। उसके बाद सुनीता का विषय वस्तु है सुनीता उपन्यास का श्रीकांत, सुनीता एवं हीरा प्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण मिलता है इसमें। त्यागपत्र का देखेंगे, स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है इसमें। कल्याणी में विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण है। नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे विवर्त में जो है भवन मोहिनी एवं जितेन के प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। ठीक, उसके बाद जयवर्धन का विषय वस्तु है व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अनान स्वामी का है मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण है। दर्शाक का है विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम आगे देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय जो है काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किसके उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम भाव का समर्पण है, तो आपको ध्यान रखना होगा
जैनेंद्र कुमार का। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम आगे। अब हम देखेंगे इलाचंद जोशी के सभी उपन्यास। इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास यहाँ पे निम्न दिए गए हैं, देखते हैं। पहला है घृणामयी 1929, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942। ठीक है, प्रेम और छाया है 1944, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, भूले बिसरे 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, ऋतु चक्र 1969, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1956। ठीक है, अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, इलाचंद जोशी का आप नाम ध्यान रखेंगे। इलाचंद जोशी जो है सन्यासी से घृणा करते हैं। ठीक है, सन्यासी से इलाचंद जोशी जो है सन्यासी से घृणा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सन्यासी जो है पर्दे की रानी के प्रेम और छाया में निर्वासित रहता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। इलाचंद जोशी जो है सन्यासी से घृणा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह पर्दे की रानी के प्रेम और छाया में निर्वासित रहता है। वो अपने मुक्ति पथ को भूल गया है। ठीक है, वो सन्यासी जो है अपने मुक्ति पथ को भूल गया है। लोग कहते हैं सुबह के भूले जिप्सी, यानी जो लोग हैं वो उसको कहते हैं कि सुबह के भूले जिप्सी जहाज का पंछी बन गया है। ठीक है ना, सुबह का भूला जिप्सी जो है जहाज का पंछी बन गया है, ऋतु चक्र में घूमता रहता है, उसका जो है भूत का भविष्य कवि की प्रेयसी है। उसके भूत का भविष्य जो है भूत भविष्य कवि की प्रेयसी है। ठीक है, इस तरह आप लोग रिपीट करके सुन लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा सारा उपन्यास इलाचंद जोशी का। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जो है देखेंगे घृणामयी उपन्यास का विषय वस्तु को देखते चलेंगे। एक युवती के पश्चात का चित्रण 1950 में लज्जा शीर्षक से। ठीक है ना, घृणामयी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें जो है एक युवती के पश्चाताप का चित्रण है 1950 में लज्जा शीर्षक से। ठीक है, सन्यासी का विषय वस्तु है नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण है। पर्दे की रानी का है मानसिक विकृतियों के व्यक्तित्वों का चित्रण की गई है। ठीक है, मानसिक विकृतियों के व्यक्तित्वों के चित्रण की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है। ठीक है, प्रेम और छाया का देखेंगे। यहाँ पे पारसनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण किया गया है। निर्वासित में महिम और नीलिमा के प्रेम का चित्रण है। ठीक है ना, निर्वासित उपन्यास में जो है महिम और नीलिमा के प्रेम का चित्रण है। देखेंगे यहाँ पे जिप्सी उपन्यास का विषय वस्तु है मनोविश्लेषणवाद एवं सामाजिक भावना का समन्वय है। जहाज के पंछी में ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का चित्रण है। ऋतु चक्र में आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति का चित्रण है। ठीक है, विषय वस्तु को आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। ठीक है ना, प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। ठीक है, जैनेंद्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अज्ञेय को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम जो है किसने दिया था? तो जैनेंद्र ने दिया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अज्ञेय के सभी उपन्यास। यहाँ पे इनका उपन्यास पहला देखेंगे शेखर एक जीवनी। इसके जो हैं 2 भाग हैं, पहला भाग 1940 में है, दूसरा भाग 1944 में है। ठीक है, विषय वस्तु है नायक शेखर के कौशल का विश्लेषण है और दूसरे भाग का विषय वस्तु है शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन। ठीक है, आगे है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप में रेखा भुवन और गौरा की प्रेम कथा जो है मिलता है। ठीक है, तो तीनों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे है अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी जो है मृत्यु से साक्षात्कार, इसकी विषय वस्तु है। प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा 61 में। ठीक है, फिर से आप लोग देखेंगे नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। ठीक है ना, शेखर एक जीवनी जो है इसके 2 भाग हैं, पहला भाग 40 में है 1940, दूसरा भाग 1944 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अज्ञेय के अनुसार शेखर की खोज अंतगोत्वा के स्वतंत्र का खोज है। ठीक है ना, अज्ञेय के अनुसार जो है शेखर की खोज अंतोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी पर रोमिया रोला की पुस्तक ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है। ठीक है, शेखर एक जीवनी पर
रोमिया रोला की पुस्तक ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान कुशल तारा कहकर की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शेखर एक जीवनी को किस नाम से आलोचकों ने बुलाया है, तो प्रकाशमान कुशल तारा कहकर पुकारा है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे देवराज। ठीक है, डॉक्टर देवराज के सभी उपन्यास, ये भी मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में माने जाते हैं। ठीक है, देवराज जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार ये भी हैं, ध्यान रखिएगा, सभी मनोवैज्ञानिक जितने भी उपन्यासकार हैं। आगे इनके देखेंगे, डॉक्टर देवराज नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप जो भी उपन्यास याद करते हैं तो उनके उपन्यासकार को आप लोग नाम जो है ध्यान में रखिएगा, नहीं तो सब कुछ जो है मिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, इसको ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। डॉक्टर देवराज जो हैं पथ की खोज में बाहर भीतर रोड़े और पत्थर बिन रहे थे। ठीक है, देवराज जो हैं, डॉक्टर देवराज जो हैं पथ की खोज में बाहर भीतर रोड़े और पत्थर बिन रहे थे। तब तक उनको अजय की डायरी मिली। ठीक है, तब तक उनको अजय की डायरी मिली। उसमें लिखा था, उस डायरी में लिखा था, मैं वे और आप दोहरी आग के लपट में, मैं वे और आप दोहरी आग के लपट में दूसरा सूत्र जो है लिख दिए। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे, डॉक्टर देवराज के उपन्यास हैं। डॉक्टर देवराज जो है पथ की खोज में बाहर भीतर रोड़े और पत्थर चुन रहे थे या बिन रहे थे। तब तक उनको अजय की डायरी मिली। अजय की डायरी में लिखा था, मैं वे और आप दोहरी आग की लपट में दूसरा सूत्र में बंध गए या लिख रहे थे। ऐसे आप लोग जोड़ लीजिएगा इसको। ठीक है, प्रकाशन वर्ष देखेंगे, पथ की खोज है 1951, बाहर भीतर 1954, रोड़े और पत्थर 1958, अजय की डायरी 1960, मैं वे और आप 1969, दोहरी आग की लपट 1973, दूसरा सूत्र 1978। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए 51, 54, 58, 60, 69, 73, 78, 3-4 बार बोलेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, विषय वस्तु देखेंगे, पथ की खोज का जो विषय वस्तु है, प्रेम एवं विवाह की नैतिकता का प्रश्न उठाया गया है इसमें। बाहर भीतर उपन्यास में मध्यवर्गीय परिवार में स्त्री की यातनापूर्ण स्थिति का चित्रण किया गया है। रोड़े और पत्थर में मध्यवर्गीय लोगों के कुंठित जीवन की त्रासदी का चित्रण मिलता है। और अजय की डायरी में असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासदी का चित्रण है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, मैं वे और आप, इसका विषय वस्तु है समकालीन जीवन मूल्यों के विघटन का चित्रण। ठीक है, और दोहरी आग के लपट का है प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का चित्रण। ठीक है, अब हम देखेंगे विष्णु प्रभाकर जो है मानवतावादी उपन्यासकार हैं। ध्यान रखिएगा, मानवतावादी उपन्यासकार कौन है, तो विष्णु प्रभाकर। ठीक है, ये सभी जो है तृतीय उत्थान में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेमचंदोत्तर युग के सभी उपन्यास, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंदोत्तर युग, इस तरह के आप कन्फर्म करके और उनके उपन्यास एवं उपन्यासकारों को आप याद रखेंगे ना, तो बिल्कुल दिमाग में क्लियर रहेगा कि हाँ उसमें कौन कौन से उपन्यासकार हैं, प्रेमचंद्र युग में कौन कौन से लोग हैं उपन्यासकार जो भी हैं, और प्रेमचंदोत्तर युग में कौन है। ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे तो उस तरह आप लोग पेज वाइज अगर पढ़ते हैं तो क्लियर करते रहिएगा, तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। चाहे वो मिलान के लिए क्वेश्चन आए, प्रकाशन वर्ष आए, चाहे किसी तरह का भी क्वेश्चन आए, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस बात को आप लोग खास करके ध्यान रखिएगा। विष्णु प्रभाकर का देखते हैं। विष्णु प्रभाकर जो है ढलती रात में, ठीक है, विष्णु को आप लोग याद रखिएगा, वो जो है ढलती रात में तट के बंधन पर स्वप्न देख रहे थे। विष्णु प्रभाकर ढलती रात में तट के बंधन पर कोई स्वप्न देख रहे थे, स्वप्नमयी आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वप्न देख रहे थे। क्या देख रहे थे, वो ये देख रहे थे कि कोई तो है अर्धनारीश्वर जो संकल्प ले रहा है। ठीक है, फिर से आप लोग देखेंगे, विष्णु प्रभाकर ढलती रात में तट के बंधन पर स्वप्नमयी स्वप्न देख रहे थे, कोई तो है अर्धनारीश्वर जो संकल्प ले रहा है। ठीक है ना, अच्छे से आप लोग को याद हो गया होगा, आशा करती हूँ। कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप लोग बताइएगा कि ट्रिक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं अच्छा है तो मैं कुछ और अच्छा सा और आसान ट्रिक बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, देखते हैं। ढलती रात जो है 51 में है, तट के बंधन 55 में है।
स्वप्नमयी 56 में है, कोई तो है, कोई तो अर्धनारीश्वर, कोई तो 1980 में है, अर्धनारीश्वर जो है 52, संकल्प 53। ठीक है, पर इसका जो विषय वस्तु देखेंगे, ढलती रात का विषय वस्तु है। इसमें जो है सन 1920 से 36 तक, सन 1920 और 36 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। तट के बंधन में प्रेम व विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण है। स्वप्नमयी में स्त्री के काल्पनिक तार्किकता एवं स्वप्नजीवी चरित्र का अंकन किया गया है। कोई तो नैतिक रूढ़ियों एवं बलात्कार की शिकार स्त्रियों की समस्या, ठीक है ना, समस्या का चित्रण है इसमें। अर्धनारीश्वर में देखेंगे स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण किया गया है। संकल्प में परित्यक्ता स्त्री के मनोभाव का अंकन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट भी जो है मानवतावादी उपन्यासकार है। ठीक है, यहाँ पे दो उपन्यासकार आपको देखने को मिला, पहला विष्णु प्रभाकर और दूसरे उदय शंकर भट्ट। ये दोनों लोग जो है मानवतावादी उपन्यासकार में गिने जाते हैं। इनके उपन्यास को हम पढ़ेंगे। देखिए, उदय शंकर भट्ट जो है नए मोड़ पर, ठीक है, उदय शंकर भट्ट नए मोड़ पर सागर लहरें और मनुष्य को लेकर लोक और परलोक में गए। ठीक है, उदय शंकर भट्ट जो है नए मोड़ पर गए, वहाँ पे सागर लहरें और मनुष्य को लेकर लोक परलोक गए। वहाँ पे देखे तो वहाँ पे कुछ शेष अशेष बचा नहीं था। ठीक है, वहाँ पे देखे कुछ शेष अशेष बचा नहीं था, ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा PDF बनाने में इधर उधर हो गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो है प्रकाशन वर्ष है नए मोड़ का 1954, सागर लहरें और मनुष्य का है 1956, लोक परलोक का है 1958, शेष अशेष का है 1960। ठीक है, शेष अशेष से आ रहा है 1960 में, आप लोग ध्यान रखिएगा। विषय वस्तु देखेंगे इनका। नए मोड़ का विषय वस्तु है सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। सागर लहरें और मनुष्य में मुंबई के बरसोवा मछुआरे की जिंदगी का चित्रण है। लोक परलोक में ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण है। अशेष अशेष में साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अब हम देखेंगे भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा के सभी उपन्यास को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। भगवती चरण वर्मा जो है व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भगवती चरण वर्मा जो है व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार हैं। यहाँ पे इनके उपन्यास को हम याद करेंगे। भगवती चरण वर्मा को आप लोग भगवती से याद रखिएगा, यानी माँ भगवती, भगवती ऐसे याद रखिएगा। माँ भगवती जो है चित्रलेखा का पतन कर देती हैं। ठीक है, माँ भगवती जो है भगवती चरण वर्मा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, माँ भगवती यानी भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा का पतन करके 3 वर्ष तक टेढ़े मेढ़े रास्ते पे भटकती हैं। ठीक है, 3 वर्ष तक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जो है भटकती हैं। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जो है गांधीवाद, समस्यावाद, आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण किया गया है। इसकी विषय वस्तु है, ये कट के जो है यहाँ पे आ गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये PDF बनाते समय ना ये हो जाता है, वैसे तो मैं सही करती हूँ, लेकिन PDF बनाते समय जो हो जाता है तो बार बार बन नहीं पाता, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है ना, यहाँ पे जो है इनके जो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है पतन चित्रलेखा 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये नहीं है, ये विषय वस्तु का जो है यहाँ पे कट के आ गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आखिरी दाव है इनका अपने खिलौने भूले बिसरे चित फिर नहीं आई। ठीक है, और नीचे भी है, तो हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, भगवती चरण वर्मा यानी भगवती माता जो है चित्रलेखा का पतन करके 3 वर्ष तक टेढ़े मेढ़े रास्ते पे भटकती हैं। आखिरी दाव तक अपने खिलौने को ढूंढती हैं, आखिरी दाव तक अपने खिलौने को ढूंढते हैं। भूले बिसरे चित्र, एक दिन उनको भूले बिसरे चित्र मिल गए, फिर वो उन चित्रों को देखकर बोलते हैं वह फिर नहीं आई। कोई चित्र है उनको मिलता है जिसको याद करके बोलते हैं वह फिर नहीं आई। उनका जो है सामर्थ्य और सीमा एकदम थक गया था। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा, उनका जो सामर्थ्य और सीमा जो है थक गया था, यानी थके पाँव थक गया था। फिर जो है वो रेखा के पास गई, तो वहाँ पे जो है रेखा ने उनसे बोला, देखिए भगवती जी, सीधी सच्ची बात है, सच्ची सीधी बात है। ठीक है, सच्ची सीधी बात है कि सभी नचावत राम गोसाई प्रश्न मरीचिका। ठीक है, सभी नचावत राम गोसाई, यह जो है प्रश्न मरीचिका का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है। सीधी सच्ची बात का जो विषय वस्तु है यहाँ पे सन 1938 और 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की
दृष्टि का मूल्यांकन, ठीक है ना। दृष्टि का मूल्यांकन यहाँ पे थोड़ा सा आ गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। विषय वस्तु आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रकाशन वर्ष और विषय वस्तु जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से, ठीक है। ये पीडीएफ में बनता तो अच्छा है, लेकिन जब पीडीएफ बनाते समय ना वो किसी साइट पे ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना, तो आप लोग इसको लिए इग्नोर करिएगा और माफ़ करिएगा मुझे। आगे देखेंगे, भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनाम तोले के उपन्यास याथा का प्रभाव है, ठीक है। उपन्यास गाथा का, याथा नहीं होगा यहाँ पे, गाथा होगा मेरे ख्याल से। एक बार आप लोग ध्यान रख, एक बार रुक जाएंगे। हाँ, गाथा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गाथा होगा, ठीक है, गाथा का प्रभाव है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, उपेंद्र नाथ अश्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उपेंद्र नाथ अश्क के सभी उपन्यास, ठीक है। उपेंद्र नाथ अश्क का पहला उपन्यास है सितारों का खेल, कीर्ति दीवार, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात का नरक, एक नंदी कंदील का एक अंश, एक नंदी कंदील, बांधो न नाव इस ठाव, बांधो न नाव इस ठाव, निमिषा पलटती धार, ठीक है। चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से हम इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, उपेंद्र नाथ अश्क का है सितारों के खेल। उपेंद्र नाथ अश्क जो है सितारों के खेल खेल रहे थे, तभी देखते हैं कि गिरती दीवारें, तभी देखते हैं कि वहाँ से गिरती दीवारें हैं गर्म राखों पर, ठीक है, गर्म राखों पर जो है गिरती दीवारें हैं। वहाँ पे देखा इन्होंने कि वहाँ पे जो है जो लोग हैं वहाँ उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, पत्थर और पत्थर की तरह देख रहे हैं, ठीक है। सितारों पे खेलते हैं ये, और वहाँ से देखते हैं कि जो गिरती दीवारें हैं वो गर्म राख पर गिर रही हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, पत्थर और पत्थर की तरह हैं, ठीक है। वहीं पे देखते हैं कि एक शहर में घूमता हुआ आईना, एक रात एक नरक की तरह, एक रात एक नरक जो है यहाँ पे देखिएगा, एक इसका एक जो अंश है वो किस नाम से है, एक नंदी कंदील का अंश है, ठीक है ना, 1968 ईस्वी में, ठीक है। एक रात का नरक एक नन्ही कंदील बन जाती है, ठीक है। बांधो न नाव इस ठाव, यहाँ पे होगा ठाव, ये बांधो न नाव इस ठाव, ध्यान रखिएगा। इस नाम से जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कविता भी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए इन दो को ले लेगा, ठीक है ना, कि बताइए इनमें से ये किसका उपन्यास है या किसका कविता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बांधो न नाव इस ठाव जो है उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है, और इसी नाम से जो है बांधो न नाव इस ठाव बंधु करके होगा, तो वो जो है कविता है किसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ तक हम लोग थे, हाँ, एक नंदी कंदील, बांधो न नाव इस ठाव, निमिषा पलटती धारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, रिपीट करके सुन लीजिएगा फिर से, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बार बार मैं रिपीट करती रहूँगी। तो उपेंद्र नाथ अश्क ने फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर गिरती दीवारें को कई श्रृंखला में लिखा था। ध्यान रखिएगा, उपेंद्र नाथ अश्क ने फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर गिरती दीवारें जो उपन्यास है इनका, उसको जो है कई श्रृंखला में लिखा था इन्होंने, ठीक। आगे देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत ने बड़ी बड़ी आंखें को एक गीति उपन्यासकार की संज्ञा दी है, ठीक है। इनका जो उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क का बड़ी बड़ी आंखें, उसको जो है सुमित्रा नंद ने क्या नाम दिया है, गीति उपन्यास की संज्ञा दी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम आएंगे लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी उपन्यासकार हैं, व्यक्तिवादी उपन्यासकार में इनको हम जानते हैं, ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल जो है व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। इनके दो उपन्यास आप लोग देखेंगे, धरती की आंखें, बयां कर घोंसला और सांप, आगे है काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, छोटी चंपा बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम और पवित्र नदी है, बड़के भैया, हरा समंदर, गोपी चंदर, बसंत की प्रतीक्षा, देवीना, पुरुषोत्तम, गली अनारकली, कनाट प्लेस, ठीक है। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद करेंगे। लक्ष्मी नारायण लाल जो है वो धरती की आंखें यानी धरती की आंखों को देखकर
धरती के ऊपर जो है अपनी आंखें दिखाकर कहते हैं, ऐसे याद रखिएगा। लक्ष्मी नारायण लाल जो है धरती पे अपनी आंखें दिखाकर, तो याद रहेगा धरती की आंखें दिखाकर बोलते हैं बयां कर घोंसला और सांप, यानी कि बयां कर घोंसला सांप। काले फूल का जो पौधा था वो किसका था? रूपा जीवा का। काले फूल का जो पौधा था वो किसका था? रूपा जीवा का था। लेकिन उसको तो जो है बड़ी चंपा और छोटी चंपा ले गई, क्योंकि बड़ी चंपा और छोटी चंपा का मन जो है वृंदावन में लगता है, और वो कहती हैं कि प्रेम अपवित्र नदी है। ठीक है, वो कहती हैं प्रेम अपवित्र नदी है। तब तक उसके जो है बड़े भैया आ जाते हैं। ठीक है, तब तक जो है उसके बड़े भैया आ जाते हैं और कहते हैं, किसके बड़े भैया आ जाते हैं? आप लोग किसको याद रखेंगे? लक्ष्मी नारायण लाल के। ठीक है ना, तब तक जो लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं उनके बड़े भैया आ जाते हैं। वो कहते हैं हरा समंदर गोपी चंदर, वसंत की प्रतीक्षा करो, वसंत की प्रतीक्षा करोगे तो तुम्हें देवीना मिलेगी। ठीक है, देवीना मिलेगी। देवीना को लेकर जो है पुरुषोत्तम के साथ, पुरुषोत्तम के पास चले जाना और वहाँ जाकर गली अनारकली के पास जो है कनाट प्लेस में शिफ्ट हो जाना। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा इसको। प्रकाशन वर्ष आप लोग देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे वृंदालाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्टॉक की उपाधि दी जाती है। ठीक है, सर वाल्टर स्टॉक की उपाधि किसे दी जाती है? तो ध्यान रखेंगे वृंदालाल वर्मा। वृंदालाल वर्मा के प्रारंभिक उपन्यास संगम, प्रागत्याग, प्रत्यागत, लगन, कुंडली चक्र एवं प्रेम की भेद। ठीक है, यह जो है सामाजिक यथार्थ की व्यक्तिवादी करते हैं। ठीक है, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। सॉरी, व्यक्तिवादी मैंने बोला, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वृंदालाल वर्मा के आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 उपन्यास है यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे वृंदालाल वर्मा के उपन्यास नीचे यहाँ पे दिए गए हैं। वृंदालाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासक काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास को हम देखने वाले हैं यहाँ पे। पहला इनका गढ़ कुंवार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, टूटे कांटे। ठीक है, मृगनयनी, टूटे कांटे, भुवन विक्रम, माधवजी सिंधिया, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कली, कीचड़ और कमल, सोती आग। ठीक है, वृंदालाल वर्मा के ये सभी उपन्यास हैं, ऐतिहासिक उपन्यास हैं। देखेंगे वृंदालाल वर्मा जो है गढ़ कुंभार में जाते हैं, वहाँ पे विराट पद्मिनी को देखकर बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल झांसी की रानी कचनार है, कचनार की तरह है। बिल्कुल इसकी आंखें जो मृगनयनी हैं, टूटे कांटे नहीं हैं इसके जो है टूटे कांटों पे पैर नहीं रखने चाहिए, क्योंकि भुवन विक्रम माधवजी सिंधिया है। भुवन विक्रम कौन है? माधवजी सिंधिया है। और रामगढ़ की रानी कौन है? महारानी दुर्गावती है। ऐसे याद रखिएगा, इसको अलग अलग याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो इतना दिया गया है इसको अलग याद रखिएगा और इसको अलग याद रखिएगा। देखिए कैसे वृंदालाल वर्मा गढ़ कुंभार में जाते हैं, वहाँ पे विराट पद्मिनी को देखते हैं, बोलते हैं विराट की पद्मिनी जो है बिल्कुल झांसी की रानी कचनार की तरह है, मृगनयनी की तरह इसकी आंखें हैं, टूटे कांटे पे इसके पैर नहीं पड़ने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको याद रखेंगे आप लोग ऐसे। भुवन विक्रम जो है माधवजी सिंधिया है। रामगढ़ की रानी कौन है? महारानी दुर्गावती है। महारानी दुर्गावती जो है कीचड़ और कमल की तरह, सोती आग की तरह है। महारानी दुर्गावती कैसी है? कीचड़ में कमल की तरह और सोती आग की तरह। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। प्रकाशन वर्ष देख लेंगे। हाँ, इसमें देखेंगे आप लोग टूटे कांटे अहिल्याबाई और कीचड़ सोती आग देवगढ़ की मुस्कान। ठीक है, एक नीचे आ गया यहाँ पे, वही कह रही हूँ ना, PDF बनाते समय ऐसा हुआ है। अब देखेंगे राहुल संस्कृत्यायन। ठीक है, राहुल संस्कृत्यायन के सभी उपन्यास को हम देखेंगे यहाँ पे। पहला है इनका जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय यादव, मधुर स्वप्न। ठीक है, 4-5 ही उपन्यास हैं इनके यहाँ पे। अमृत विस्मृति यात्री। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। राहुल संस्कृत्यायन जीने के लिए सिंह सेनापति बन गए और जय योधेय के पास जाकर बोलते हैं मैंने मधुर स्वप्न देखा विस्मृति यात्री का। ठीक है, विस्मृति यात्री का, ऐसे ध्यान रखेंगे। प्रकाशन वर्ष देखेंगे 40, 42, 44, 50, 54। ठीक है, विषय वस्तु क्या है? जीने के लिए भारत के विशुद्ध सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। सिंह सेनापति का वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की कथा। जय यौधेय में है यमुना, सतलज एवं हिमालय के बीच स्थिति यौधेय राज के अवसान का चित्रण है इसमें। ठीक है ना। मधुर स्वप्न का विषय वस्तु है मध्य एशिया के अभिभूत मस्जिद के अनुयायी अंदरजगर के जीवन दर्शक का चित्रण है।
आगे बढ़ेंगे, वीर स्मृति का देखेंगे। बौद्ध यात्री नरेंद्र यश के जीवन यात्रा पर आधारित लिखा गया है यह उपन्यास। राहुल संस्कृत्यायन कृत जीने के लिए हिंदी का पहला खुला राजनीति उपन्यास है। क्वेश्चन आ सकता है, हिंदी का पहला खुला राजनीति उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो राहुल संस्कृत्यायन का उपन्यास जीने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे हम चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास। ठीक है, चतुरसेन शास्त्री के प्रमुख उपन्यास को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखते हैं, पहला इनका वैशाली की नगरवधु, रक्त की प्यास, आलमगीर वयम रक्षामा। ठीक है, नीचे भी यहाँ पे गोली, सोना और खान। देखिए, इसको ऐसे याद रखेंगे। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जो है वैशाली की नगरवधु को देखते हैं। वैशाली की नगरवधु के लिए के रक्त के प्यासे होते हैं। आलमगीर को बोलते हैं वयम रक्षामा सोमनाथ। वहाँ पे जो है आलमगीर रहता है, उनको देखकर बोलता है वयम रक्षामा सोमनाथ। यहाँ पे गोली न चलाओ, सोना जो है खन में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा इसको। आगे विषय वस्तु देखेंगे। वैशाली की नगरवधु का विषय वस्तु है मध्यकालीन सांस्कृतिक एवं राजनीतिक टकरार का चित्रण है इसमें। आगे है वयम रक्षामा का आर्य अनार्य देव दानव आदि संस्कृतियों के संघर्ष का समन्वय की कथा है। सोमनाथ में शिवोपासना के दिवस विकास एवं राजपूत की मानसिकता का चित्रण किया गया है। ठीक है, गोली का है देखेंगे देसी रियासतों एवं शासकों की घृणित विलासिता का चित्रण है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम आगे। अब देखते हैं रांगे राघव। रांगे राघव की प्रथम रचना सन 1946 में घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। किसका रचना? रांगे राघव का। ध्यान रखिएगा, प्रथम रचना है ये। ठीक है, यह परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। ठीक है ना, घरौंदा जो है यह कैसा उपन्यास है? यह परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा गया प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रांगे राघव का उपन्यास है ये। इनका उपन्यास जो है यहाँ पे देखेंगे जीवनी परक उपन्यास। ठीक है ना, ऐतिहासिक उपन्यास हैं सारे, यहाँ पे देखेंगे हम। चलिए देखते हैं, पहला है जीवनी परक उपन्यास। किसका? रांगे राघव का। देवकी का बेटा जो है कहते हैं, रांगे राघव जो है कहते हैं कि जो देवकी का बेटा है वो देवकी का बेटा जो है यशोधरा से जीत गया। लोई का ताना, यानी लोई जो है उसको ताना देती है कि रत्ना की बात मत सुनो। लोई जो है उसको ताना देती है, रत्ना की बात मत सुनो। भारती का सपूत के देखो, जो लक्ष्मा की आंखें में आंखें डालकर कहता है जब आवेगी काली घटा तब धूनी का धुआं उठेगा। जब आवेगी काली घटा तब धूनी का धुआं उठेगा सीधे। ठीक है, तो कहता है जी सीधा सादा रास्ता है कब तक पुकारूं, जी सीधा सादा रास्ता है कब तक पुकारूं। राई का पर्वत है छोटी सी बात है पथ का पाप है। ठीक है, छोटी सी बात है पथ का पाप है। धरती मेरा घर आखिरी आवाज़ है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा और इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। ये जो है जीवनी परक उपन्यास है। ग्रामीण एवं नगरी यथार्थ जो है यहाँ पे जो है प्रकाशन वर्ष, एक मिनट आप लोग रुकेंगे। हाँ, इनका प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया है यहाँ पे। ये जो है जीवनी परक उपन्यास है इनका, जो है एवं ग्रामीण एवं नगरी यथार्थ के वर्ष का उपन्यासकार है। ठीक है ना, उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ऐतिहासिक उपन्यास इनके। ठीक है, रांगे राघव के ऐतिहासिक उपन्यास है। मुर्दों का टीला, प्रतिदिन, चीवर, जुगनू के अंधेरे, पक्षी और आकाश। ठीक है, राह न रुकी, ये जो है इनके ऐतिहासिक उपन्यास है। तो ऐसे याद रखिएगा, रांगे राघव जो है मुर्दों का टीले पे प्रतिदिन चीवर देखने जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं तो अंधेरे में जुगनू जो है घूमते रहते हैं। पक्षी और आकाश के जो है राह नहीं रुकती है। वहाँ पे जो पंछी आकाश में जो है उड़ते रहते हैं उनकी राह नहीं रुकती है। ठीक है, राह न रुकी जो प्रकाशन वर्ष है इसका 1958 में है। विषय वस्तु देखेंगे, ये उपन्यास जो है महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा है इसमें, इस उपन्यास में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मुर्दों का टीला में जो है विषय वस्तु है इसकी मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है ये। प्रतिदिन महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के संघर्ष का चित्रण है। चीवर हर्ष काल के हंसाम भारतीय सामंतवाद का चित्रण है। अंधेरे के जुगनू दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे रांगे राघव का कब तक पुकारूं उपन्यास। जयराम, यहाँ पे जयराम होगा, जरामय,
यहाँ पे जयराम होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जयराम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है, ठीक है ना। रांगे राघव का विषाद मठ जो उपन्यास है वो बंगाल के अकाल पर आधारित है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1946 में है विषाद मठ। किस पर आधारित उपन्यास है ये? बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास लिखा गया है, ठीक है। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपी पिटारा कहा है, ठीक है। किसके उपन्यास को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? तो अमृतलाल नागर के उपन्यासों को, ठीक है। अब इनके उपन्यास देखेंगे। अमृतलाल नागर जो है महाकाल से कहते हैं कि महाकाल सेठ बाकेलाल के घर जाओ, वहाँ पे जाके बूंद और समुद्र है, जो बूंद और समुद्र है उसमें जो है शतरंज की मोहरें हैं, ठीक है, शतरंज की मोहरें हैं, उसी में सुहाग के नूपुर हैं और अमृत और विष हैं। क्या कहते हैं ये? अमृतलाल नागर क्या कहते हैं महाकाल से? महाकाल से कहते हैं महाकाल सेठ बाकेलाल के घर जाओ, वहाँ पे बूंद और समुद्र है, उसी में शतरंज की मोहरें हैं, सुहाग के नूपुर हैं, अमृत के विष हैं, ठीक है, ठीक है। तो महाकाल वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं सब कुछ उनको मिल जाता है वहाँ पे। फिर वहीं पे उनको देखते हैं कि 7 घूंघट वाला मुखड़ा मिलता है, ठीक है, 7 घूंघट वाला मुखड़ा कोई वहाँ पे इंसान इनको मिलता है। उसको देख के हाथ जोड़ के बोलते हैं एकदा नैमिषराय, ठीक है, बोलते हैं एकदा नैमिषराय, मैं मानस का हंस हूँ, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन के बिखरे हुए तिनके हैं अग्निगर्भा में, ठीक है। डर जाते हैं 7 मुखड़े वाले को देखकर, बोलते हैं एकदा नैमिषराय और बोलते हैं मैं मानस का हंस हूँ, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन के बिखरे तिनके हैं अग्निगर्भा में, ठीक है। प्रकाशन वर्ष यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और जो है विषय वस्तु को देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे महाकाल का विषय वस्तु बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण किया गया है। बूंद और समुद्र में लखनऊ के चौक के रूप में भारत के विभिन्न छवि का चित्रण मिलता है इसमें, ठीक है। शतरंज की मोहरे जो है अवध के नवाबों के हसनमुख के जीवन का चित्रण है। सुहाग के नूपुर में मध्यकालीन युवा कुल वधुओं एवं नागर के वधुओं का चित्रण है। अमृत और विश्व में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण किया गया है, ठीक है। 7 घूंघटों वाला मुखड़ा जो है इसमें मशरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण है। एकदा नैमिषराय आचार्य भार्गव सोमाहुत नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है। मानस का हंस सभी को पता है, तुलसीदास के जीवन पर आधारित है ये। एक नाच्यो बहुत गोपाल जो है भंगी समाज के इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नैतिकता नारकीयता एवं गहरी संवेदनात्मक के साथ चित्रण किया गया है। खंजन नयन सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व चित्रण है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम आगे। देखिए यहाँ पे 2 छूट गया ना। अग्निगर्भा में करवट ले रही हैं पीढ़ियाँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं फिर से बता देती हूँ। अमृतलाल नागर जो है महाकाल को भेजते हैं सेठ बाकेलाल के घर जाओ, सेठ बाकेलाल घर जाओगे तो वहाँ पे आपको बूंद और समुद्र मिलेगा, उसी में शतरंज की मोहर है, उसी में सुहाग के नूपुर हैं, विष और अमृत हैं। 7 घूंघटों वाला मुखड़ा मिलता है किसको? महाकाल को। उसको देख के डर जाता है महाकाल, बोलता है एकदा नैमिषराय, मैं मानस का हंस हूँ, नाच्यो बहुत गोपाल। खंजन नयन के बिखरे तिनके हैं जो अग्निगर्भा में करवट ले रही हैं उनकी पीढ़ियाँ, ठीक है ना। ये 2 नीचे पड़ गया था तो मैं ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको उपन्यास जो है ट्रिक अच्छे लगे होंगे, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और आसान और आपको कठिन लग रहा होगा तो ये भी मुझे बताइएगा, तो मैं उससे आसान और ट्रिक बनाऊंगी और आपको मैं जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो वहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। देखिए अब आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में माने जाते हैं। इनके उपन्यास निम्नलिखित हैं यहाँ पे। इनके उपन्यास से पहला बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। 4 उपन्यास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो है प्रकाशन वर्ष है अब बाणभट्ट की आत्मकथा का जो है 46 में है, चारुचंद्र लेख जो है 63 में है। आधार देखेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा का, बाणभट्ट निपुणका और न्यूनिया, ठीक है। इनके जो है प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक का चित्रण किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। चारुचंद्रलेख जो है राजा सातवाहन चंद्रलेख के आधार पर लिखा गया है। विषय वस्तु है 12वीं-13वीं शती के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण मिलता है इसमें। आगे है पुनर्नवा का लोरिकायन एवं ऋषिकटिकम, इसका जो है आधार है इस पुनर्नवा उपन्यास का। विषय वस्तु है वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है। अनामदास का पोथा 76 में है, ध्यान रखेंगे। औपनिवेशिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ तक जो है हमारी क्लास आज समाप्त होती है, ठीक है ना। यहीं तक लिया था मैंने, ज़्यादा क्लास लंबी हो जाती है तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, है ना।
तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ट्रिक के माध्यम से आप लोग को मैं उपन्यास याद करा दूँ। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोग क्लास पूरा देखा करिए, ठीक है ना। पेपर का मामला है, पेपर में जो है आपको 70 से 80% आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आपका पेपर क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।